नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं कि वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी लेवल की पढ़ाई कीजिए, कुछ भी आपको बनना हो आप पढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय आज भी हैं। परंतु एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज नहीं बल्कि 1500 सालों से पहले से बना था, और उस विश्वविद्यालय के अंदर वो दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी जो नॉलेज थी या जिसके अंदर जो रखा हुआ ज्ञान भंडार था, उसे पूरी दुनिया के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते थे। वहां पर आकर हैरान होते थे कि एक ऐसा विशाल ज्ञान का भंडार इस भारत में है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे देश में हुआ करती थी, जिसमें दुनिया भर के बच्चे, लगभग 10,000 बच्चे का हर साल एडमिशन होता था, और वहां पर वो पढ़ते थे और अपनी एक वास्ट नॉलेज लेकर दुनिया भर में वापस जाते भी थे और हमेशा से तारीफ भी करते थे। इस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय था जो बहुत बड़े लेवल का विश्वविद्यालय था। यहाँ पर एक पुस्तकालय था जहां पर लगभग 90 लाख किताबें रखी हुई थी। हर तरह का ज्ञान का भंडार वहां भरा हुआ था। हर तरह की ज्ञान की विस्तृत बातें, ऐसा ऐसा ज्ञान था जो भूगोल से लेकर आध्यात्म तक सीमित नहीं था। हर तरह का ज्ञान वहां पर विशाल मात्रा में फैला हुआ था, उन किताबों में बसा हुआ था। वहां पर दुनिया भर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। इस विश्वविद्यालय की जो इमारत थी वो कम से कम 9 मंजिल की इमारत रही होगी, और इसे जो बनाया था वो गुप्त वंश के शासक थे, कुमार गुप्त, उन्होंने बनवाया था। ये लगभग 1500 साल पहले की बात है, तब बनवाया गया था। अब होता ये है कि जो बार बार जैसे हर विश्वविद्यालय का एक प्रधान होता है, हर जगह का, जैसे एक कहते हैं ना डीन, हो जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटीज का, उस तरीके से प्रधान तो हर विश्वविद्यालय का होता ही है। लेकिन एक 6वीं शताब्दी के अंदर जो हमारे जीरो के जो आविष्कारक हैं यानी कि आर्यभट्ट जी, वो भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। एक समय ये भी था। अब होता यह है कि जो यहाँ का पुस्तकालय है उसको धर्मगंज कहा जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास का, उस वक्त एक आक्रांता आता है हमारे देश के अंदर जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। वो हमारे देश में आता है और हमारे इस सबसे बड़े ज्ञान के भंडार को, इस ज्ञान के भंडार के विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला देता है, उसमें आग लगा देता है। वहां पर जो जितने भी गुरु होते हैं, जो वहां पे जो क्या कहते हैं उनको टीचर होते हैं, उन टीचर्स को, उन स्कॉलर्स को, उनके आचार्य जितने भी वहां पर होते हैं, उन सब का नरसंहार कर देता है। पूरे पुस्तकालय को धूं धूं कर देता है, हर तरीके से उसको जला देता है। और उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि उसे इस बात की जेलसी होती है, उसे इस बात की ईर्ष्या होती है कि क्यों ऐसा विश्वविद्यालय है, क्यों ऐसा ज्ञान का भंडार इस भारत में है, क्यों ऐसा ज्ञान का भंडार यहाँ पर पाया जाता है जिसने उसी की बीमारी को एक सेकंड में या ये कहें कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही चंद घंटों के अंदर उसे ठीक कर दिया। दरअसल होता यह है कि बख्तियार खिलजी एक बार भारत आता है आक्रांता के रूप में, जिस तरीके से उसने नरसंहार बाकी देशों में किया वैसे भी वो यहां करने आता है। यहां पर आकर कुछ कारणों की वजह से वो कुछ टाइम के लिए बीमार हो जाता है। अब उसके कई तरह के जो उनके जो मौलाना या कुछ भी कहें जो वहां पर होते हैं ना, मौलवी टाइप, ये कुछ, अब उसे ठीक करने के लिए जो उनके खुद के जो हकीम वगैरह होते हैं वो पूरा इलाज करते हैं हर तरीके से, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, बीमार का बीमार। अब कोई उन्हें बताता है कि इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। वहां पर एक गुरु हैं, उनका नाम है आचार्य राहुल भद्र। वो वहां पढ़ाते हैं और उनके पास एक ऐसी आयुर्वेदिक पावर है, एक ऐसा आयुर्वेदिक ज्ञान है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। अब वो हैरान तो होता है, लेकिन फिर कहता है कि चलो ठीक है, बुलाओ उसको। बुलाता है, राहुल भद्र जी को बुलाया जाता है।
अब वहां पर वो ये कहता है कि तुम्हें मुझे ठीक तो करना होगा, यदि ठीक नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। राहुल भद्र जी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने भी आचार्य, जितने भी ज्ञानी पंडित होते थे, वो सभी बड़े ही शांत होते थे। वो जानते थे कि उनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है कि जिससे कोई भी उनको छल नहीं सकता, जिससे कोई भी उनके चरणों में झुक सकता है। लेकिन वो यहाँ पर गलत हो गए कि खिलजी जैसे इंसान के आगे वो कहीं ना कहीं सुई बात मान गए। और कहीं ना कहीं चतुराई तो हम हिंदुओं में शुरू से ही नहीं थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हम हमेशा मात खा ही जाते थे। अब होता यह है कि राहुल भद्र को ये बात जब कहता है खिलजी कि आपने हमें ठीक तो करना है, लेकिन किसी भी तरीके से हम, क्योंकि मुसलमान हैं, ऐसी कोई भी दवा का प्रयोग नहीं करेंगे जो काफिर बनाता है। यानी कि जो आप लोग बनाते हैं, आप काफिर हो हमारे लिए, और यदि आप दवाई बनाओगे उसे मैं प्रयोग नहीं करूंगा। तो राहुल भद्र जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको आपकी कुरान दूंगा और आपको कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ने हैं, उन पन्नों से ही आप ठीक हो जाएंगे। वो कहता है ठीक है, अगर आप कुरान से ठीक करना चाहते हैं तो ठीक है। राहुल भद्र जी उनको कुरान देते हैं, खिलजी को कुरान देते हैं, और उसके बाद खिलजी कुछ पन्ने डेली पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो ठीक हो जाता है। वो हैरान होता है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे मैं सिर्फ कुरान पढ़ने से ठीक हो गया। पता लगाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था, तो पता ये लगता है कि राहुल भद्र जी ने, आचार्य जी ने उस कुरान के पन्नों के ऊपर कुछ ऐसी दवाएं लगा दी थी, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाएं लगा दी थी, जिसकी वजह से कि वो डेली जो पढ़ता था, वो क्योंकि उसकी आदत होती रही, वो ऐसे इस तरीके से थूक लगाकर और फिर पन्ना पलटता था, तो इस तरीके से वो जो दवाई थी उसके अंदर जाती गई, डेली वो दवाई जाती गई, और जैसे वो दवाई उसके अंदर जाती थी वो कहीं ना कहीं उसकी बीमारी को ठीक करती जाती थी। इस तरीके से वो ठीक हो गया। जैसे उसको पता लगा खिलजी को, उसे रोष आया, उसे गुस्सा आया, और वो हैरान हुआ कि ऐसी भी एक संपदा है इस देश के अंदर जो आयुर्वेदिक संपदा है और जिससे कुछ भी हो सकता है। एक ईर्ष्या सी भर गई, एक जलन सी भर गई उसके मन के अंदर। उसको गुस्सा आया और उसने वहां के आचार्यों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, और उस हमारी जो ज्ञान की भंडार था, हमारा जो एकमात्र ज्ञान का भंडार था, क्योंकि उस वक्त कॉपी पेस्ट जैसी चीजें, या ये कहें कि इस तरह की मशीनें तो होती नहीं थी कि हम उन किताबों की कॉपी पेस्ट करके रख सकते। तो उस एकमात्र ज्ञान के भंडार को, उस पुस्तकालय को पूरी तरीके से जला दिया गया, उस पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया गया। 3 से 4 महीने तक वो विश्वविद्यालय धूं धूं कर जलता रहा। इतनी बुक्स थी वहां पर, जलता रहा। लेकिन उसके बाद कितने ही हमारे देश के अंदर, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कितना ही इनका आक्रामकता ये चलती रही, चाहे उसके बाद कितने ही राजा महाराजा थे, लेकिन किसी ने भी उस नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से उजागर नहीं किया, दोबारा से उसका शिलान्यास नहीं किया, दोबारा से नहीं सोचा कि ये विश्वविद्यालय दोबारा बनना चाहिए, या यह ज्ञान का भंडार जो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी पीढ़ियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अनपढ़ रह गई हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में, क्योंकि अनपढ़ रही पीढ़ियां जो हमारी रही हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार नहीं रहा, या ये कहें जितना ज्ञान का भंडार हमारे देश में बाकी जगह पर रखा गया, उसे तो कहीं ना कहीं चुरा ही लिया गया और बाकी देशों में वो चुरा कर चले गए। और वो जो ज्ञान का भंडार हमारे देश में खंडित हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया, वो इसी कारण से हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा नरसंहार भी हुए, सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी हुए। क्योंकि ज्ञान का भंडार, या ये कहें कि विश्वविद्यालय, स्कूल जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं। जब हमारी नॉलेज हो जाती है तो हमें पता लगता है कि हमें हमारी धर्म की जो प्रधानता है हमारे देश में क्यों जरूरी है, क्यों हमें धर्म के साथ हमेशा टिके रहना चाहिए, क्यों अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की जो नॉलेज है, जब वो ही चली जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा धर्मांतरण भी होता रहेगा। और यही कारण था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण उस वक्त भी हुए और आज भी हो रहे हैं। लेकिन हम ये खुश हैं कि आज हमारे पास एक ऐसा नेता आया है, हमारे पास एक ऐसा राजनेता है जो कहीं ना कहीं हमारी उस खोई हुई प्रतिष्ठा को, उस खोए हुए धर्म के एक संस्थान को दोबारा से उजागर कर रहा है, दोबारा से उसका शिलान्यास कर रहा है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर मिला, हमें दोबारा से राम जी को वहां पर विराजने का मौका मिला, हमें दोबारा से उस अयोध्या धाम में जाने का मौका मिला।
आप ये सोचिए कि यदि वो सक्षम हो सकता है, यदि वो चीज दोबारा बनी है, वो पूरी हो चुकी है, तो सोच के देखिए कि उस विश्वविद्यालय को जिसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया, यदि वो बन जाता है तो किस तरीके से ज्ञान का विस्तार फिर से हमारे देश में शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा हुआ है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है और ये दिखाया है कि जिस ज्ञान के भंडार को तुम आक्रांताओं ने कहीं ना कहीं खंडित कर दिया गया था, उनके मुंह पर हर तरीके से काली पोती है कि देखो फिर से हम उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो भारत है, ये ऐसी देवभूमि है, ये ऐसी सनातन भूमि है जिसका जो अंत है वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसका अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन ना तो कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी मर सकता है। इसका ना आदि है ना अंत है, इसीलिए सनातन हमेशा से जीवित रहेगा। साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो ज्ञान होता है उसकी किताबों को तो तुम जला सकते हो, लेकिन कभी ज्ञान को कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान को कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर निहित होता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो सिर्फ भारत के लिए एक कोहिनूर जैसा नहीं था। सिर्फ भारत को उससे शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि देश विदेश में बैठे लोगों को भी उससे शिक्षा मिलती। वहां पर इतना ज्ञान था कि जो आज साइंस जहां तक पहुंची है और सोचते हैं कि हमने ये आविष्कार कर दिया, हमने मंगलयान डाल दिया, या हम मार्स पर जाने की सोच रहे हैं, देश विदेश में यही बातें होती हैं, चंद्रमा पर जाने की सोच रहे हैं, वो सब चीजें, वो सारा ज्ञान का भंडार वो खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। तो सोचिए अगर वो वहां पर आज भी होता तो आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कितनी ज्यादा मात्रा में विकसित हो चुकी होती, और वो ज्ञान का यूज करके शायद हम सिर्फ धरती पर ही अपना जीवन यापन नहीं कर रहे होते, शायद हो सकता है किसी और ग्रह पर भी जीवन यापन हो रहा होता। इतना ज्ञान, इतना वास्ट भंडार था वो, जिसे उसने खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। खैर, हमें अपने इस ज्ञान के भंडार पर, या ये कहें हमें अपनी इस पुरातन धरोहर पर हर तरीके से गर्व करना चाहिए। यदि आपको आपका एक राजनेता ये सब कुछ दे रहा है तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके देश में वो वापस जो विरासत है वो आपकी वापस लौट रही है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।